एक तरफ जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में होती है उनमें भी धांधली और स्कैम देखने को मिलते हैं। और अगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए जो एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं उनको भी अपनी नौकरियों से बर्खास्त किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। ऐसी ही एक स्टोरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद खालिक जी, जो कि रामबन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इनकी रिक्रूटमेंट होती है और ये सिलेक्ट हो जाते हैं रहबरे खेल में। जिस तरह से 2019 में रहबरे खेल की जो रिक्रूटमेंट होती है और 19 में इनकी ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद ये स्टडी लीव के लिए स्टडी के लिए अपनी लीव मांगते हैं, लेकिन इनको टर्मिनेट किया जाता है। क्या है पूरी स्टोरी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खालिक जी, जिस तरह से आपने पहले ज्वाइनिंग करी, फिर उसके बाद स्टडी लीव के लिए अप्लाई करा, उसके बाद आपकी तरफ एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें आपको टर्मिनेट किया जाता है, क्या है वजह, क्या रीज़न रहे? सर ये बहुत लंबा सफ़र है। ये 2019 से शुरू होता है और आज 22 में ख़त्म होता है। इसमें जो प्रोसेस है या जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एक्ट है जो एप्लीकेबल है हर एक एम्प्लॉय के लिए जो जम्मू कश्मीर में नौकरियां करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक नया सिस्टम है जो क्रिएट किया गया जब पहली बार यहाँ पे सर्विस शिक्षा अभियान और RAT आया, जिससे रहबरे तालीम कहते हैं। रहबरे तालीम के बाद जम्मू कश्मीर में इसको ऐसे पकड़ लिया गया कि जैसे पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी हर जगह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे यहाँ पे JKPSC है, वहाँ पे टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और वहाँ की स्टेट बोर्ड करवाते हैं, जो भी रिक्रूटिंग बोर्ड होगा। यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या होता है, आपके पास डिग्री है, वो कंप्यूटराइज है या कुछ भी है, अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है जो उस मतलब जोन लेवल पे अपॉइंटमेंट होगी, जोनल ऑफिसर हेड होगा। तो इस तरह की अपॉइंटमेंटें करवाई जाती है पहले, और वो जो अपॉइंटमेंटें होती हैं वो अपॉइंटमेंटें भी नियर अबाउट 30% फ्रॉड होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव ये है, जिस समय मैंने ये फॉर्म लगाया था और ये मेरी मजबूरी इसलिए थी कि क्रिएशन जो हुई थी वो 3000 पोस्टों की हुई थी, जिसमें से 7000 की हुई थी। 3000 की पोस्टें इंट्रोड्यूस की गई 2017 में और 19 में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, हमारी अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट होने के बाद अब हर एक एम्प्लॉय के लिए अगर एक IPS ऑफिसर से लेकर मतलब जब JK पब्लिक सर्विस में हो, कोई JK ये इसमें हो, जम्मू कश्मीर की किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में हो, तो वो उनको अगर स्टडी लीव करने का अधिकार, उनको स्टडी करने का अधिकार है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया में अधिकार है, तो जम्मू कश्मीर में एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट की जाती है जिसमें किसी को अधिकार नहीं है। इससे पहले भी सिमिलर पॉलिसियाँ लाई गई, उन सिमिलर पॉलिसियों में भी उनको प्रोवाइड की गई। जी, आपने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया? बिल्कुल खटखटाया। अब देखिए सर, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कोर्ट में ये होता है कि वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपनी केस को कैसे प्लीड करते हैं। तो उसमें मैं यहाँ पे चूक गया क्योंकि मैं इन पर्सन था, मैंने खुद केस ड्राफ्ट किया था, मेरी ड्राफ्टिंग और एडवोकेट की ड्राफ्टिंग में डिफरेंस था, और मैंने जो चीज़ मांगी थी वो चीज़ कोर्ट को लगा, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो है ये नहीं है सही पिटीशन, इसलिए डिसमिस हो गई। और उन्होंने ये लिखा कि ये जो है ये डिसमिस इसलिए की गई क्योंकि वो टेम्परेरी पॉलिसी है, और टेम्परेरी पॉलिसी में ही आप क्या पता, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकलिटीज़ नहीं जानता पूरी तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं है। और कोर्ट ने फिर भी मेरी नौकरी डिसाइड नहीं की है, उन्होंने वो इंटरिम खारिज किया है जो मैंने मांगा था, वो था मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टडी लीव का। तो कोर्ट ने क्या सुनवाई करी थी? कोर्ट ने सुनवाई उसी पे करेगी जो चीज़ मांगेंगे ना, उसके लिए अगर मैं किसी और चीज़ का केस करूँगा तो वो अलग से सुनवाई होगी। एक ही चीज़ में हम दो चीज़ें नहीं मांग सकते। तो अब बचता थी मेरी नौकरी। अगर इन्होंने स्टडी लीव नहीं दी, अब मेरी नौकरी बचती थी। अगर अप्रूवल नहीं हुआ था तो इनको वो टाइम पीरियड ऑन द डाइस करके, मैंने लिखा भी था कि आप ऑन द डाइस करो वो टाइम पीरियड, ना तो मैं कोई सैलरी ले रहा हूँ। अगर सैलरी ले रहा हूँ फिर इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस से ज्वाइनिंग 2019 में करी थी, लेकिन टर्मिनेशन जो ऑर्डर है वो 22 को आता है। बीच में इतने गैप में आपने जॉब पे गए? देखिए सर, मैं 19 में ज्वाइनिंग की है, 19 में ही मैंने स्टडी लीव की एप्लीकेशन
मूव की है। जी। जो सेक्रेटरीट तक फाइल गई, सेक्रेटरीट से एक आर्डर वापस आता है। सेक्रेटरीट ये गाइडलाइन देता है डायरेक्टर को, जो आर्डर आगे कहीं कम्युनिकेट नहीं किया जाता, इवन मुझे भी नहीं, वो आर्डर मुझे कम्युनिकेट होता है सेक्रेटरीट से ही। वो भी मैं लेता हूँ सेक्रेटरीट के किसी अधिकारी से। मैंने कहा मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन मेरी आई थी, इसका क्या आर्डर हुआ? उन्होंने कहा हमने डायरेक्टर को भेज दिया है। उस समय मैं इन बिटवीन था, मतलब मेरा तो 2 सेमेस्टर निकल गए थे, तो दूसरे सेमेस्टर में था मैं। तो जब मैंने दूसरे सेमेस्टर में था तो मैंने उठा के वो कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, कोर्ट ने डिसीजन दिया, मैंने वो आर्डर को एशमेंट मांगी नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना इंटरिम मांगा, वो इंटरिम खारिज हो गया। लेकिन अगर सेक्रेटरीट से एक आर्डर पास होता है कि सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो मोहम्मद खालिक के लिए सिर्फ क्यों वो इम्प्लीमेंट होता है? और उस दिन इम्प्लीमेंट होता है आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल तक कहाँ डायरेक्टर्स होते रहा कि 2 साल तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो डीएसओ को फॉरवर्ड नहीं हुआ। फिर अंडर सेक्रेटरी लिखता है दोबारा, मैं अंडर सेक्रेटरी को वो लिखा, मैंने लिखा कि अगर ये था तो 2 साल से मुझे कोई आर्डर कम्युनिकेट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 2 साल तक कौन डीएसओ इसको मॉनिटर कर रहा था, कोई इसको वापस क्यों नहीं? अगर वो आर्डर निकला उससे पहले इन्होंने कहीं स्कूल से एक एक्सप्लेनेशन निकाली। जो आर्डर निकाला हुआ था वो अपने ऑफिस में उन्होंने दबा के रखा हुआ था। हाँ बिल्कुल, ये ऑफिस में ही उन्होंने दबा के रखा था, किसी डीएसओ को किसी को नहीं दिया, फॉरवर्ड नहीं किया था, कहीं भी फॉरवर्ड नहीं किया था। और जब ये 2 साल के बाद कोर्ट इनको जवाब मांगता है, जब इनको कास्ट 2 सालों के बीच आप उनके ऑफिस में नहीं गए? बिल्कुल गया ना। तो उन्होंने उनकी तरफ से क्या बयानबाजी आई? उनकी तरफ से आया, फाइल सेक्रेटरीट गई है, अभी कुछ नहीं आया। फिर जब कोर्ट में केस चले गया, फिर वहाँ पे उन्होंने जवाब नहीं दिया दोबारा। अच्छा, कोर्ट में जवाब नहीं दे रहे थे 2 साल से। जब जवाब दिया वहाँ पे, जब कास्ट अपने ज्वाइनिंग के बाद 19 के बाद 22 तक जो है आपने उसमें उस बीच आपने सैलरी वगैरह जो कुछ ली? कोई सैलरी नहीं ली। मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तब से आज तक अभी भी ऑफिस डिपार्टमेंट में सबमिट हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे को नहीं दिए गए। मैं जब एडमिशन किया था, मैंने डिप्टी कमिश्नर को अप्रोच किया था, डीएसओ नहीं दे रहा था, रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी, फिर जाके डीएसओ को वहाँ बुला के मेरे को डॉक्यूमेंट दिए गए थे एडमिशन में वेरिफिकेशन करवाने के लिए। अच्छा, नहीं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आज तक नहीं दिए गए हैं मेरे को। अब आज तो बोल रहे हैं लेके जाओ, लेकिन तो आप मेरे को 19 से 22 तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। मैं कहीं पे प्राइवेट नौकरी नहीं कर पा रहे हैं हम, तो आप प्राइवेट नौकरी भी नहीं करने दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो बनाई है वो टोटली टेम्परेरी है। तो आप ऐसा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो कि जिससे अब आने वाले 10 साल में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में कोई भी पोस्ट नहीं आने वाली। 3,000 क्रिएशन कर रखी है, और उस पॉलिसी में ये लिख रखा है कि जब तक ये प्रमोशन नहीं होगी, रेगुलाइजेशन नहीं होगी, तब तक कोई भी नई वैकेंसी नहीं आएगी। और डिपार्टमेंट के अंदर 500 कुछ वैकेंसी पड़ी है। नई वैकेंसी जो क्रिएट होगी वो उनको देंगे। जो 2017 के बाद मास्टर्स हुए, एमपीएड हुए, उनका क्या कसूर है? जो रिक्रूटमेंट हुई थी उनमें से जो स्टडी लीव के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, आप उनमें से अकेले थे या फिर उनमें से और भी हैं? मेरे साथ 3 फाइलें डायरेक्टर ऑफिस तक पहुंची थी, 2 फाइलें सेक्रेटरीट में गई थी, और उन तीन व्यक्तियों पे कोई डिसीजन नहीं हुआ। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसके बाद पीएचडियां कर दी डीएसओ के साथ सेटिंग करके, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लीगल वे से नहीं, पीएचडियां कर दी, और वो बंदे इस वक्त डिग्रियां भी सबमिट नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यूनिवर्सिटियों से डेटा मंगाया है, वो डेटा जैसे पहुंचेगा वो हम सार्वजनिक करेंगे, पब्लिक डोमेन में। यही जानना चाहेंगे क्या किस बिहाव पे आपको टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है? क्या आपने स्टडी लीव के लिए अप्लाई करा था उस वजह से? हाँ, ओबियसली उन्होंने ना तो पहले अगर मेरे को ड्यूटी पे वापस बुलाया होता तो मैं वहाँ गया होता। या ये रीज़न भी हो सकता है ना, आप ड्यूटी पे नहीं गए, एब्सेंट रहे। सर मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, मैं एब्सेंट रहा, लेकिन मेरे को कोई, जब मैंने ऑलरेडी में एक चीज़ मांग चुका हूँ आपसे कि मेरी एडमिशन हो चुकी है, उसके बाद जब सेक्रेटरीट से आर्डर आता है, गवर्नमेंट का आर्डर आता है, गवर्नमेंट आर्डर में लिखती है कि नहीं भैया इसकी स्टडी लीव नहीं बनती है, तो डायरेक्टर को जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको मेरे को तो कम्युनिकेट करना चाहिए बाय आर्डर कि यहाँ डीएसओ को फॉरवर्ड करना चाहिए, बाय आर्डर फॉरवर्ड करना चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ, वो चीज़ फॉरवर्ड नहीं हुई। अब जो फाइनल जो डिमांड है आपकी क्या रहेगी और क्या गुहार लगाना चाहेंगे और क्या मांग रहेगी? देखिए सर, बात ऐसे है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे से कहना चाहता हूँ कि 2 साल कोरोना रहा, पूरे 2 साल कोई भी व्यक्ति स्कूल नहीं गया। 2 साल कोरोना रहने के बाद मैं अगर रीजॉइनिंग करने जा रहा हूँ, जी। तो रीजॉइनिंग करने के बाद इनको पता चला कि कोई बंदा एब्सेंट है, उस समय में कौन मॉनिटर कर रहा था? जब अंडर सेक्रेटरी लिख रहा है कि इस समय में जो मॉनिटर कर रहा है उस पर एक्शन किया जाए, तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? मेरे पे क्यों एक्शन हुआ जबकि मेरे को इंटीमेट ही नहीं किया गया है?
अगर मेरे को इंटीमेट किया जाता कि आप आ जाएं वापस ड्यूटी पे, मैं वापस ड्यूटी पे चले जाता। अब आज टर्मिनेट कर रहे हैं, तो टर्मिनेशन करने के लिए आप ग्राउंड ये दे रहे हैं कि इसकी जी स्टडी लीव अप्रूव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई अप्रूव? जब इससे पहले सारे रहबरे पॉलिसीज़ की हुई है, तो मेरी क्यों नहीं होगी? मेरी क्यों नहीं होगी? मेरी भी होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो आपने करी क्यों नहीं? अब मैं बोल रहा हूँ कि वो भी अप्रूव मत करिए, आप मेरा टाइम पीरियड ऑन द डाइस। ऑन द डाइस मतलब कि आप उसको ब्रेक दे के, आप मेरा लाइवलीहुड नहीं छीनिए ना। आप मेरा लाइवलीहुड, मेरी नौकरी नहीं छीनिए। आप मेरी नौकरी छीन रहे हैं, ये मेरा लाइवलीहुड है। अगले आने वाले 10 साल में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में नौकरी नहीं आएगी तो मैं कौन सी नौकरी करूंगा? मैंने 17 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का जो है ग्राफ वो बढ़ता ही जा रहा है। एक युवाओं को रोकनी नहीं दी जा रही है, जिनको दी है उनसे भी छीनी जा रही है। रीज़न बताता हूँ, रीज़न यही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रहा है, जो पढ़ी लिखी यूथ है वो यूनिवर्सिटियों और लाइब्रेरियों के अंदर पढ़ रही है, अनपढ़ यूथ जो है वो नौकरियाँ कर रही है। वो कैसे कर रही है मैं बताता हूँ। रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, ये जितने भी लोग लगे हैं इसमें 70% लोग आज भी जो रहबरे तालीम है, रहबरे तालीम की जब सैक का डिसीजन हुआ 7,000 लोगों को परमानेंट किया गया, उनकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि उनके पास कंप्यूटराइज्ड डिग्रियां हैं, सिर्फ कंप्यूटराइज्ड डिग्रियां हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से, और कंसर्न जोन लेवल पे जब अपॉइंटमेंट होती है वो वहाँ पे पैसा दे के वेरिफिकेशन DSO लिख के देता, वेरिफिकेशन इज़ डन। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि रहबरे खेल में भी कंप्यूटराइज्ड डिग्री वाले बंदे हैं, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, जो जनवन कैंडिडेट हैं ही नहीं, काम करने के काबिल नहीं है, वो नौकरियां कर रहे हैं। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो रोडों पे घूम रहे हैं, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। वो एक बार ऑफिसर को यहाँ से आपने बोल दिया कि आपका ये काम नहीं है, ये बात भी बोल दी, दूसरे दिन आपको टर्मिनेशन मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये थे मोहम्मद खालिद जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोज़गार हैं। लेकिन साथ साथ अगर बात करें जिनको रोज़गार मिली है उनसे भी छीनी जा रही है, बर्खास्त किया जा रहा है नौकरी से। ये अब देखने वाली ये बात होगी, इनने गुहार भी लगाई है कि देखने वाली ये बात होगी जिस तरह से RE के डिपार्टमेंट और स्पोर्ट डिपार्टमेंट किस तरह से इनकी सुनवाई करता है। देखते रहिए JK डायरी। रुखसार खान के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।